एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। तकरीबन शाम होने को थी जब दरवाजे पर बाहर किसी के कदमों की चाप उभरी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। जल्दी से शीतल कसर उठाकर तकिए पर रख दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आवाज़ बुलंद बोला, आ जाओ। दरवाजा खोलकर ठाकुर का एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और अदब से बोला, थानेदार साहब आए हैं महाराज और आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, और वो जी महाराज कहकर चला गया। उसी वक्त शीतल भी उठ बैठी। वो जमाई लेते हुए बोली, कौन था जान? मैंने शीशे के सामने खड़े होकर उंगलियों से अपने बाल संवारते हुए कहा, ठाकुर चचा का मुलाजिम था, थानेदार की आमद की इत्तला देने आया था। मैंने कमरे से निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उसने पीछे से आवाज दी, ठहरो मैं भी चलूंगी। मैंने कहा पहले हाथ मुंह धो लो, और मैं बाहर निकल आया। थानेदार अकबर खान हाथ में चाय का कप पकड़े ठाकुर के साथ गपशप में मसरूफ था। मुझे देखते ही वो खड़े होते हुए बोला, आओ उमर भाई। उसके लहजे में से झलकती खुशी से जाहिर हो रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। मैंने कहा, सुना इंस्पेक्टर साहब, क्या हालात हैं? वो बोला, अल्लाह का शुक्र है उमर भाई, छापा कामयाब रहा। एक बंदा तो जिंदा पकड़ा गया है जिसको आप कमरे में बंद करके आए थे। बाकी लाशें भी कोई खास खराब नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जंगली जानवर खून की बू पर वहाँ नहीं पहुँचे थे। लाशों के अलावा वहाँ से भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद हुई हैं जो इमारत के तहखाने में छुपाई गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब है आपके कैरियर में एक और कारनामे का इजाफा हो गया है। वो हैरानी से बोला, मेरे कैरियर में? मगर कैसे? मैंने कहा, आप इस छापे और रघु ग्रुप की अमवात को पुलिस का कारनामा शो नहीं करवाओगे? वो नफी में सर हिलाता हुआ बोला, क्या बात करते हैं उमर भाई, आप मुझे ऐसा ख्याल करते हैं? ठाकुर की हवेली में आपका कारनामा मुझे मजबूरन पुलिस के नाम इसलिए करना पड़ा कि आपको छुपाना मकसूद था। इसमें भी एक हवालदार को मैंने सामने रखा है कि मेरी गैर मौजूदगी में एक थानेदार ने ये कारनामा अंजाम दिया है। और रघु दादा का केस तो यूं भी पुलिस अपने खाते में नहीं डाल सकती कि लाशों के पोस्टमार्टम से उनकी मौत के टाइम का पता आसानी चल जाएगा। मैंने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का बदलना कौन सा मुश्किल है? वो बोला, बहुत मुश्किल है अगर बंदा राशि ना हो तो। मैंने कहा, तो फिर रघु दादा का नाम सुनकर आपने इतनी बेचैनी क्यों दिखाई? वो इत्मीनान से बोला, वो बेचैनी इस कारनामे को अपने नाम मंसूब करने की नहीं थी, बल्कि वो एक धरती के नासूर की लाश को अपनी आंखों से देखने की बेचैनी थी। उसकी बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। इंस्पेक्टर अकबर खान वाकई आला किरदार का मालिक था। ऐसे बंदे पर आंखें बंद करके एतमाद किया जा सकता था। इंडिया हुकूमत के साथ उसकी वफादारी हर शुबे से बालातर थी। मेरी मदद का वादा भी उसने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बिना पर और मुझे बेकसूर समझते हुए किया था। मेरे अंदाजे वाकई उसके बारे में गलत साबित हुए थे। मुझे सोच में डूबा देखकर अकबर खान बोला, एक और बात, और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर गोया हुआ, रघु दादा की मौत तुम्हारे साथ लड़ते हुए हुई है, और उसकी लाश देखकर भी यही पता चलता है कि ये जानू कमांडो का काम है। खुसूसन उसकी टूटी हुई गर्दन, और पोस्टमार्टम में ये बात वाजे हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी तलाश में सरगर्दा एजेंसियों ने इसी इलाके का रुख करना है। मैंने कहा, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। इंस्पेक्टर ने मेरी तायद करते हुए कहा, इंशाल्लाह। और सेठ हरिचंद दास की बेटी का क्या करोगे? उसी वक्त कमरे में दाखिल होती हुई शीतल ने इंस्पेक्टर का फिक्रा सुनकर बरजस्ता कहा, वो इसके साथ ही बंबई तक जाएगी। और हम तीनों बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। उसने करीब आकर तमाम को नमस्कार किया और कुर्सी लेकर मेरे करीब बैठ गई। इंस्पेक्टर खुलूस से उसको मशवरा देते हुए बोला, आप अगर यहीं से अपने माँ बाप के पास चली जाएं तो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वो फौरन बोली, ये पट्टी गालिबन आपको जान ने पढ़ाई है। इंस्पेक्टर ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सी पट्टी? वो इत्मीनान से बोली, यही शीतल से इस जगह जान छुड़ाने की। इंस्पेक्टर संजीदा लहजे में बोला, नहीं बहन, उमर जान ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है। वो मेरी जानिब गहरी नजरों से देखते हुए बोली, अगर नहीं की तो बड़ी हैरानी की बात है, वरना उसकी इच्छा यही है। उसकी बात सुनकर ठाकुर हंस पड़ा, जबकि इंस्पेक्टर हैरानी से बोला, वो क्यों? शीतल बोली, वो आप इसी से पूछें। इंस्पेक्टर मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, क्यों उमर भाई, भला इतने खूबसूरत हमसफर से कोई जान छुड़ाने की कोशिश करता है? मैं उसकी मजाक में कही गई बात का जवाब संजीदा लहजे में देता हुआ बोला, हम सफर नहीं मुसाफिर बोलो इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मुसाफिर जिसकी मंजिल जुदा हो। शीतल जज्बाती लहजे में बोली, झूठ।
मेरी तो मंजिल भी ये खुद है। ठाकुर ने कहा, अच्छा छोड़ो इस डायलॉग बाजी को, भोजन तैयार हो गया होगा, पहले पेट पूजा कर लें। इंस्पेक्टर अकबर खान बोला, आप चलें, मैं शाम की नमाज पढ़कर आता हूँ। मैंने कहा, हाँ ठाकुर चचा, नमाज तो मैंने भी पढ़नी है। ठाकुर उठता हुआ बोला, ठीक है पुत्र, हम खाने के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकबर खान वुजू में था, इसलिए कमरे के कोने में चादर बिछाकर नमाज में मशगूल हो गया और मैं वुजू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। खाना खाकर इंस्पेक्टर हमें सुबह सवेरे तैयार होने का मुजदा सुनाकर रुखसत हो गया था। जब हम दोनों काफी देर तक ठाकुर फैमिली के साथ गपशप में मसरूफ रहे और रात गए ही कमरे में वापस लौटे। कमरे में 2 चारपाइयों को देखकर शीतल मुझे घूरते हुए बोली, ये आपने ठाकुर चचा को बताया है? मैंने हकीकत बताते हुए कहा, नहीं, लेकिन उनको अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। वो बोली, अच्छा है, कम से कम इस तरह तुम्हें चारपाई तो नसीब हुई है, वरना मुझसे तो तुम ऐसे बिदक रहे हो जैसे मुझे छूत की बीमारी हो। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ठाकुर की मुहैया करदा शलवार कमीज उठाई और साथ वाले कमरे में लिबास तब्दील करने चला गया। वापस आकर मैंने कमरे की लाइट बुझाई और सोने के लिए लेट गया। शीतल गर्दन तक कंबल ओढ़े कोई गीत गुनगुना रही थी। सूरत की तरह उसकी आवाज भी दिलकश थी। उसकी मुतरन्नम आवाज ने मेरे लिए लोरी का काम किया और मैं नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। सुबह सवेरे इंस्पेक्टर अकबर खान की आमद से पहले हम दोनों तैयार हो चुके थे और उसके पहुंचते ही हम रामपुरे से रवाना हो गए। ठाकुर और उसके पूरे खानदान ने हमें बहुत मोहब्बत से रुखसत किया था। ठाकुर ने जबरदस्ती 10,000 के बकदर रकम मेरी जेब में डाल दी थी, जबकि सरला देवी ने असली मोतियों का एक हार शीतल के गले में डाला था। दिन का खाना ठाकुर ने तैयार करवा कर गाड़ी में रखवा दिया, जो हमने 4 बजे के करीब अजमेर शहर से गुजरकर उसके मज़ाफात में खाया और ऊपर से थर्मस में रखी नीम गर्म चाय पीकर दोबारा आज़मे सफर हुए। रात का खाना हमने सड़क के किनारे मौजूद एक गैर मारूफ छप्पर होटल में खाया। गर्म तंदूरी रोटियों के साथ चने का तड़का लगी दाल मैं गुंजाइश से भी ज्यादा खा गया था। गर्म दूध पत्ती पीकर हम एक मर्तबा फिर सफर के लिए ताजा दम हो गए। बिल की अदायगी इंस्पेक्टर अकबर खान ने की थी, लेकिन सबसे आखिर में आते वक्त मैंने बूढ़े से बैरे को 1,000 की रकम बतौर टिप पेश की और उसे हक्का बक्का छोड़कर कार के पास आ गया। इंस्पेक्टर ने एक मर्तबा फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सुबह से वही ड्राइविंग करता आ रहा था। मैंने कहा, थानेदार साहब, अब आप पिछली नशिस्त पर लेट कर आराम करें, अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो हम आपको उठा देंगे। मेरी बात पर अकबर खान खामोशी से पिछली नशिस्त पर मुंतकिल हो गया और मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। शीतल भी मेरे साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई थी। सर्दी काफी शदीद थी, लेकिन गाड़ी में लगे हीटर ने माहौल को खुशगवार हद तक गर्म रखा था। अहमदाबाद तक हम बगैर किसी हादसे के पहुंच गए थे। 1-2 जगह पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका था, मगर इंस्पेक्टर अकबर खान के सर्विस शनाख्ती कार्ड ने कोई प्रॉब्लम पैदा न होने दी। अहमदाबाद से निकले हमें थोड़ी देर हुई थी कि इंस्पेक्टर अकबर खान के हल्के हल्के खर्राटे सुनाई देने लगे। वो गरीब सुबह से ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जरा सा इजी होते ही नींद में डूब गया। कार में छाई खामोशी को मैंने धीमी आवाज में तोड़ा, तुम तो इंस्पेक्टर साहब के साथ ही वापस लौटोगी ना? शीतल ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं जनाब, मैं उस वक्त तक बम्बई में रहूंगी जब तक आप पाकिस्तान नहीं चले जाते। मैंने कहा, बेवकूफ, बम्बई में मेरा वास्ता गुंडों मवालियों से पड़ेगा और तेरा साथ सिवाय मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ाने के और कोई फायदा नहीं देगा। उसने जोरों शोर से मेरी बात की नफी की। गलत, मैं प्रॉब्लम्स पैदा नहीं बल्कि हल करूंगी। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि एक तो आप बम्बई से नावाकिफ हैं और मैं आपके लिए एक काबिल एतमाद गाइड के फराइज सरअंजाम दूंगी। दूसरे, वहाँ पर हमारी अपनी जाती रिहाइश गाह मौजूद है जो आपके लिए बेहतरीन छुपने का ठिकाना साबित होगी। शीतल ने अपनी बात की वजाहत की। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। बात उसने वाकई बड़े पते की थी। मैंने कहा, ठीक है, मगर एक वादा करो। उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, जब मैं अपने काम के सिलसिले में अपने मतलब के बंदों को ढूंढने निकलूंगा तो तुम मेरे साथ चलने की जिद नहीं करोगी। वो बोली, मंजूर, लेकिन मुझसे छुपने की कोशिश तुम भी मत करना, वरना। मैंने फौरन कहा, वरना क्या? बोली, वरना मैं अखबार में तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार दे दूंगी कि एक अदद कमांडो गायब है, जिसका हुलिया कुछ इस तरह से है और मिशन वगैरह ये है, इत्तला देने वाले के लिए इतना इनाम। मैं इत्मीनान से बोला, वो तुमसे पहले भी बहुत शाया हो चुके हैं। उसने कहा, इसका मतलब है कि आप मुझे छोड़कर जाने का इरादा तर्क कर चुके हैं। मैं जवाबन बोला, बहुत पहले। वो मेरे बाजू पर घूंसा मारते हुए बोली, कितने इत्मीनान से कह रहे हो बहुत पहले? मैं अचानक संजीदा होते हुए बोला, शीतल, एक शेर
शेर सुनाऊं? वो मेरे कंधे पर सर टेकते हुए बोली, सुनाओ। मैंने कहा, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वो खुशगवार हैरानी से बोली, सच? मैं अफसुर्दा लहजे में बोला, 100% सच। लेकिन तुम अगर खुद को मेरी जगह रख कर सोचो तो तुम्हें मेरी मजबूरी का पता चलेगा। अपने बारे में तुम्हें तफसील से बता चुका हूँ। दुश्मनी की जो आग हमारे और चौधरी खानदान के दरमियान भड़की हुई है, वो पता नहीं कितने खिरमनों को जलाकर सर्द होगी। तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाने का मतलब इस जलती आग में तुम्हें भी घसीटना है, जिसका मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम्हें एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पाकिस्तान पहुंचकर कम से कम एक इत्मीनान मुझे हासिल रहेगा कि मुझे चाहने वाली एक हस्ती ऐसी है जो अमन में है और मेरे लिए दुआ गो है। वो बोली, जान, मुझे तुम्हारे साथ नर्क में रहना तन्हा स्वर्ग में रहने से ज्यादा अजीज है। मैंने कहा, बहरहाल तुम जो कुछ भी कहो, तुम्हें अपने साथ मैं नहीं ले जा सकता। अलबत्ता अगर हालात ठीक हो गए तो मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। वो बेजारी से बोली, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने चुप साध ली। इस मौजू पर उससे बहस करना मेरे लिए नामुमकिन था। वो अपनी सारी कश्तियां जलाने को तैयार थी, जबकि मैं हालात के घन चक्कर में इस तरह फंसा हुआ था कि मेरे सोचने समझने की सलाहियतें इस मामले में बिल्कुल मफकूद हो चुकी थीं। मेरी बेहतरी इसी बात में पिन्हा थी कि मैं ये मौजू न छेड़ता। इसके बरक्स शीतल का पसंदीदा मौजू यही था। मेरी चुप को भांप कर उसने भी खामोश रहने में आफियत समझी और सीट से पुश्त लगाकर आंखें बंद कर ली। सुबह के करीब हमने सूरत को क्रॉस करके सड़क के किनारे मौजूद एक छोटी सी मस्जिद में फजर की नमाज अदा की। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब एक होटल से थर्मस चाय का और उसके साथ 5-6 पराठे ले आया। सुबह का नाश्ता हमने कार के अंदर ही तनावुल किया और उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। ड्राइविंग सीट एक मर्तबा फिर इंस्पेक्टर अकबर खान ने संभाल ली थी। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, कितना रास्ता रह गया है? वो जवाबन बोला, बस अब तो चंद घंटों की बात है। बहरहाल आप लोगों ने क्या फैसला किया? मैंने पूछा, किस बारे में? इंस्पेक्टर अकबर खान ने अपनी बात की वजाहत की, यही कि शीतल तुम्हारे साथ रहेगी या वापस जाएगी। मैं इत्मीनान से बोला, शीतल मेरे साथ रहेगी। इसकी मौजूदगी में मेरी काफी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। मेरी बात सुनकर शीतल का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। मुझे पता था कि मेरे या इंस्पेक्टर के समझाने से उसने नहीं समझना, उल्टा मेरे बारे में उल्टी सीधी बदगुमानियां दिल में पाल लेनी है। इसलिए बेहतर यही था कि मैं उसे अपने पास रखता। मेरे लिए अपने दिल में वो मोहब्बत के जो गहरे जज्बात रखती थी, उनके नाते उसका इतना हक तो बनता था कि इंडिया के अंदर अपने आखिरी अय्याम उसके साथ गुजारूं। वो शोखी से बोली, अगर आप न चाहें तब भी मैंने आपके साथ रहना है। बहरहाल हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। इंस्पेक्टर अकबर खान हसरत भरे लहजे में बोला, वैसे आपकी खुशकिस्मती में कोई शक नहीं उमर भाई, हमारी तो हसरत ही रही शीतल जैसी किसी लड़की के हुसूल की। मैंने कहा, अगर आप खुद को मेरी जगह रख कर सोचें तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत आपको और कोई नहीं दिखाई देगा। उसने पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, वो ऐसे कि आप तसव्वुर करें उस शख्स के बारे में जिसके हवाले एक बहुत बड़ा खजाना करने के बाद उसे ये मुजदा भी सुनाया गया हो कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी है। मेरी बात सुनकर अकबर ने चुप साध ली, लेकिन शीतल खामोश न रह सकी। फौरन बोली, इसको यूं कहें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा कि वो शख्स बजाते खुद खुदकुशी पर आमादा है। मैं बरजस्ता बोला, लाजमी बात है, इतना बड़ा खजाना पाकर वो तो खुशी से मर जाएगा। कार का अंदरूनी माहौल अकबर के कहकहे से गूंज उठा। दोपहर ढले हमारी कार बम्बई के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई थी। आबादी के लिहाज से बम्बई इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। उसकी इंडिया में वही अहमियत है जो अहमियत कराची को पाकिस्तान में हासिल है। मजीद 2 घंटे की मुसाफा तय करने के बाद हम शीतल की रहनुमाई में साहिल समंदर के नजदीक एक छोटे से बंगले के करीब पहुंच चुके थे। इत्तलाई घंटी पर एक बूढ़े से शख्स ने छोटा गेट खोलकर बाहर झांका और शीतल को पहचान कर मुअद्दबाना अंदाज में नमस्कार करने के बाद पूरा गेट खोल दिया। मैंने और अकबर खान ने नीचे उतरने की जरूरत महसूस नहीं की थी। गाड़ी पोर्च में रोककर हम दोनों बाहर आ गए। अकबर खान बोला, उमर भाई मुझे इजाजत दें, मैंने अभी वापस जाना है। शीतल जल्दी से बोली, दिमाग तो ठीक है, इतना तवील सफर दोबारा कैसे तय करोगे? आज रात आराम कर लो, कल चले जाना। अकबर खान नफी में सर हिलाता हुआ बोला, मुश्किल है शीतल बहन, शांति नगर में मैं बहुत से काम अधूरे छोड़ कर आया हूँ। अपने यहाँ पर आने की इत्तला मैंने किसी को भी नहीं दी। अब जितनी जल्दी मैं वापस चला जाऊँ उतना ही बेहतर है। और जहाँ तक ताल्लुक है ड्राइविंग करने का, अब वापसी मैंने किसी बस सर्विस के जरिए जाना है। अपनी कार मैं एक जानने वाले के पास छोड़ जाऊंगा जो बाद में मेरे पास भिजवा देगा। शीतल उसको रोकने पर मुसिर हुई, लेकिन खाना तो खाकर जाओ। वो मुझे गले मिलता हुआ बोला, नहीं टाइम नहीं है दोस्त, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो हुक्म करो। मैं ममनूनियत से बोला, अकबर खान अल्लाह आपको खुश रखे और इज्जत दे। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका सकूंगा, अलबत्ता जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ।
अकबर खान ने शीतल के सर पर हाथ रखा और बोला, बस मेरी बहन का ख्याल रखना, और फिर कार में बैठकर रुखसत हो गया। शीतल मुझे सहन में गुमसुम खड़े देखकर धीरे से बोली, चलो अंदर चलो, और मैं सर हिलाता उसके साथ चल पड़ा। बम्बई में पता नहीं कैसे कैसे हंगामे मेरे मुंतजर थे। मैं बाथरूम में नीम गर्म पानी से लुत्फानंदोज होते हुए शीतल की अपने बाप से फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। वो बड़े जोरों शोर से अपनी रिहाई की फर्जी कहानी सुना रही थी। मैं जब नहा कर बाहर निकला तो उस वक्त तक वो अपनी बात खत्म कर चुकी थी और सोफे पर बड़े अंदाज से बैठी कुछ गुनगुना रही थी। मैं जानते बूझते मुस्तफसिर हुआ किससे गपशप हो रही थी। वो जवाबन बोली, पिताजी से। मेरी जुदाई में सख्त परेशान थे। मैंने सोचा उनकी परेशानी दूर कर दूं। मैंने पूछा, क्या कह रहे थे? बोली, कहना क्या था, मुझे वापस बुला रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके मैं उनके पास पहुंच जाऊं, ये न हो कि कोई दूसरा दुश्मन मुझ पर वार कर जाए। मैंने कहा, तो तुमने क्या जवाब दिया? बोली, मैंने कहा कि जिस मोहसिन की वजह से मेरी रिहाई मुमकिन हुई है, मैं उसके गांव में चंद दिन गुजार कर वापस आऊंगी, और यूं भी गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता। मैंने पूछा, फिर? बोली, फिर क्या? ढेर सारी नसीहतें करने के बाद जल्द से जल्द वापस आने की ताकीद की और बस। मैंने कहा, इसका मतलब है आपके वालिद आपसे मोहब्बत करते हैं। वो शोखी से बोली, ऐसी वैसी, अपनी दौलत के बाद वो सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। और मैं उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंस पड़ा। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी ये घिसी पिटी कहानी सुनकर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया? वो बोली, मेरे पिताजी में एक खूबी है कि वो आम खाने से गरज रखते हैं, पेड़ नहीं गिनते। जब उनकी बेटी खैरियत से उनके पास वापस आ रही है तो उनकी बला से के दरमियान में जो कहानी भी हुई है। मैंने कहा, अच्छा, अब ये कहानियां ही सुनाती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? वो शर्मिंदगी से अपने मुलाजिम को आवाज देते हुए बोली, सॉरी धर्मिंदर चाचा। और वही बूढ़ा जिसने दरवाजा खोला था आन मौजूद हुआ और मुअद्दबाना अंदाज में बोला, जी बीबी जी। वो बोली, इस तरह करो कि नजदीकी होटल से 2 बंदों का खाना ले आओ और पैसे। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैं समझ गया कि पैसों के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने जल्दी से एक बड़ा नोट जेब से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, पैसे ये लो चाचा। पैसे लेकर धर्मिंदर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। शीतल शर्मिंदा से लहजे में बोली, सॉरी जान। मैं संजीदगी से बोला, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हर बेटी का आइडियल उसका बाप होता है और वो उसी के नक्शे कदम पर चलती है। मैंने उसके बाप की कंजूसी पर चोट की। वो तपते हुए बोली, बस बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अच्छी तरह जानते हो कि चेकबुक या रकम मेरे पास नहीं है, फिर ताने देने का मतलब? मैंने कहा, होते तो तुमने कौन सा खर्च करने थे? वो घूंसा तानते हुए मेरी जानिब बढ़ी, जानू के बच्चे बाज आ जाओ। मैं जल्दी से कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी। सच्ची बात गलती से मुंह से निकल ही जाती है। और मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदा सी हंसी छा गई। हंसते हुए उसके गालों में गड्ढे से पड़ जाते और सफेद मोती की तरह चमकते दांत मुखालिफ को मबहूत कर देते। वो बेशक शुबा सामने वाले के हवासों पर छा जाने की सलाहियत रखती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर एक लम्हे के लिए मैं भी गुंग सा हो गया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।